इमेजिन तुम रात में पहाड़ों पर कैंपिंग कर रहे हो और तुम किसी चीज से इतना ज्यादा डर जाते हो कि तुम्हारे पास इतना भी टाइम ना हो कि तुम अपने टेंट का दरवाजा भी खोल सको और आपको अपना टेंट चाकू से काटकर बिना कपड़ों के नंगे पैरों भागना पड़ता है, वो भी अंधेरी रात, तूफानी बर्फबारी और -30 डिग्री सेल्सियस में। कुछ ऐसा ही हुआ था उस रात रसिया के उराल माउंटेन्स पर। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड में एक ऐसी मिस्ट्री लिखी गई जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये कहानी है डियाटलाव पास ग्रुप की और इस मिस्ट्री का नाम है डियाटलाव पास इंसिडेंट। ये कहानी है 9 स्काई हाइकर्स की मौत की जो एक नॉर्मल एक्सपीडिशन पर निकले थे पर वापस कभी ना आ सके। ये इंसिडेंट इतना पॉपुलर हुआ था कि इस इंसिडेंट पर एक मूवी भी बनाई गई थी। उस मूवी का नाम है डेविल्स पास। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट हिंदी की एक और वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसमें आपके पैसे नहीं लगते लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। 10 फरवरी सन 1959 सर्च ऑपरेशन पर गई हुई टीम ने उनका बहुत बुरी तरह फटा हुआ टेंट मिला, पैरों के निशान, रेडियो एक्टिविटी और अजीब तस्वीरें मिली। लेकिन आज 67 साल बाद भी यह मिस्ट्री सुलझ नहीं पाई है। इस ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थी। इस टीम का लीडर इगोर डियाटलोव था। ये पूरा ग्रुप हाईली ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड था। इनका गोल था एक 14 दिन की एक्सपीडिशन जिसमें इन्हें माउंट ओटरटन पर 1182 मीटर तक चढ़ना था। ये एक ऐसा रूट था जिसे 3rd कैटेगरी यानी सबसे ज्यादा टफ माना जाता था। 25 जनवरी को पूरा ग्रुप ट्रेन से लवडेल सिटी पहुंचा। उन्होंने अपने साथ एक रजिस्टर रखा था जिसमें हर पल की खबरें लिखी जा रही थी। ग्रुप लीडर आइगर डियाटलाव ने ट्रेन में सफर के दौरान अपने रजिस्टर में एक नोट लिखा था। मुझे हैरानी है कि इस सफर में कौन सी नई चीज हमारा इंतजार कर रही है। उन्होंने यह भी लिखा क्या कुछ नया होने वाला है। ये नोट उनकी इस नई एक्सपीडिशन के प्रति एक्साइटमेंट को दर्शाता है। 23 जनवरी सन 1959 को 10 लोगों के इस स्काई हाइकिंग ग्रुप ने साइबेरिया के उराल माउंटेन के लिए ट्रेन पकड़ी। अगले कुछ दिनों तक ग्रुप ने मानसी ट्राइब तक बस, ट्रक और घोड़े पर सफर किया। मानसी ट्राइब विजय के लास्ट में बसी हुई एक ट्राइब थी। इसके आगे ग्रुप ने अपनी जर्नी पैदल शुरू की। 1 फरवरी को ट्रैक थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ और सिर्फ 4 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने एक्स्ट्रा सामान फॉरेस्ट में एक स्टोर स्पॉट पर रख दिया। शाम तक वो पोलार्ड सयाकल की स्लोप पर पहुंच गए थे जहां उन्होंने टेंट लगाया। ये टेंट माउंट ओटरटन से 16 किलोमीटर दूर था। ग्रुप का रूट डायरीज और कैमरा से बिल्कुल क्लियर पता चलता है। 6 से 7 बजे ग्रुप ने डिनर किया। 1-2 मेंबर्स बाथरूम के लिए बाहर गए। शायद वो जोलोटारियो और ब्रिग्न्योल हो सकते हैं क्योंकि जब वो दोनों बाद में मिले दोनों ने कपड़े अच्छे से पहने हुए थे। 28 जनवरी को यूरेयुडिन नाम के एक हाइकर की तबीयत बिगड़ जाती है और वो वापस लौट गया। उसे पता भी नहीं था कि वो इस एक्सपीडिशन का ओनली सर्वाइवर बन जाएगा। बाकी 9 हाइकर्स ने अपनी एक्सपीडिशन जारी रखी। यहाँ तक तो सब ठीक था। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सबकी जिंदगी पल भर में पलट गई। प्लान था कि डियाटलाव ग्रुप एक्सपीडिशन के एंड पर विजय पहुंचने के बाद स्पोर्ट क्लब को टेलीग्राम भेजेंगे। टेलीग्राम की एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट 12 फरवरी थी, पर जब 12 फरवरी को कोई टेलीग्राम नहीं आया, फैमिलीज ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है।
अभी तक तो टेलीग्राम आ जाना चाहिए था। फिर ग्रुप की फैमिलीज ने गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी पर प्रेशर डाला और 20 फरवरी से सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। इन्वेस्टिगेशन टीम को हाइकर्स का टेंट मिला। आधा टेंट बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि टेंट का कपड़ा अंदर से काटा गया था चाकू से, क्योंकि उसके धागे बाहर की तरफ निकले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अंदर मौजूद हाइकर्स डर के मारे टेंट काटकर भागे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हाइकर्स दरवाजे से भी तो बाहर जा सकते थे, टेंट काटने की क्या जरूरत थी। बर्फ में कुछ फुटप्रिंट्स भी देखे गए, जिनमें कुछ निशान मोजों के, कुछ जूतों के और कुछ नंगे पैरों के निशान छपे हुए थे। ये निशान घटना के समय हुई अफरा तफरी और भागने की कोशिश को दर्शाते हैं। हाइकर्स का कैमरा और उसमें मौजूद कुछ अजीब फोटोग्राफ्स भी मिले। इन तस्वीरों में कुछ ऐसी चीजें थी जो घटना के रहस्य को और गहरा करती है। पूरी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फोटोग्राफ्स और रजिस्टर में हर दिन की एंट्री होने के बावजूद यह मिस्ट्री पिछले 67 सालों से अनसुलझी है। इन्वेस्टिगेशन टीम इन फुटप्रिंट्स की दिशा में आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद वे एक देवदार के पेड़ तक पहुंच गए, जहां पर उन्हें एक बुझी हुई बोनफायर के निशान मिले। देवदार के पेड़ के पास यूरी ग्रिवोनिशेंको और यूरी डोरोशेंको की जमी हुई लाशें मिली। पहले दो हाइकर्स ने बहुत कम कपड़े पहन रखे थे, सिर्फ हल्की शर्ट और अंडरपैंट्स, जबकि टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। उनके पास मौजूद देवदार के पेड़ पर भी अजीब निशान मिले, जिसकी शाखाएं 5 मीटर तक टूटी हुई थी, जैसे जान बचाने के लिए चढ़ने की कोशिश की गई हो। अगले 3 हाइकर्स की डेड बॉडी टेंट और देवदार के पेड़ के बीच से बर्फ में दबी हुई पाई गई। ये लोग पिछले 2 के मुकाबले कुछ गर्म कपड़ों में थे, लेकिन इन्होंने भी जूते और ग्लव्स नहीं पहन रखे थे। इन 3 हाइकर्स की डायरेक्शन टेंट की तरफ थी, जैसे ये नीचे जंगल से ऊपर टेंट की तरफ जा रहे हो, लेकिन बीच में ही हिम्मत हारकर दम तोड़ गए हो। इनकी बॉडी पर कुछ जख्मों के निशान पाए गए, लेकिन डॉक्टर्स ने इन 5 की मौत की वजह हाइपोथर्मिया बताई। बाकी 4 हाइकर्स 2 महीने बाद 5 मई को मिलते हैं। आखिरी के 4 हाइकर्स की बॉडीज जंगल की एक चट्टान के नीचे से बरामद हुई। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन उसी देवदार के पेड़ से 75 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में थी। इनमें से 3 को गहरी चोटें लगी थी, एक के सर में क्रैक था और 2 की पसलियां टूटी हुई थी। मेडिकल एग्जामिनर ने बताया कि ऐसी चोटें किसी इंसानी या जानवरों के हमले की वजह से नहीं पहुंच सकती। जिन 2 बॉडीज की पसलियां टूटी हुई थी, डॉक्टर ने बताया कि ये ऐसे टूटी है जैसे किसी हाई स्पीड कार के साथ एक्सीडेंट हो गया हो। जानवर के हमले का नाम इस वजह से लिया गया क्योंकि इनमें से 2 बॉडीज की आंखें निकली हुई थी और लड़की की जीभ गायब थी। क्राइम सीन से मिलने वाली 2 टी-शर्ट और एक पैंट पर रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा हुआ था, जिससे पहले तो ये समझकर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि शायद इनको किसी ने मारा है, लेकिन 20 मई 1959 को ये क्रिमिनल केस बंद कर दिया गया क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे ये जाहिर होता हो कि इनका मर्डर हुआ है या फिर इन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मारा है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 9 में से 6 हाइकर्स की मौत हाइपोथर्मिया की वजह से हुई, लेकिन इनकी कंडीशन देखकर यकीन लाना मुश्किल था कि ये ठंड की वजह से मरे हैं। अमेरिकन हाइकर्स के फैमिली मेंबर्स और कई लोगों ने सोवियत यूनियन की हाइपोथर्मिया वाली कहानी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। उनका मानना था कि सोवियत सरकार हाइकर्स की मौत के ऊपर पर्दा डालकर असल वजह छुपा रही है। खास तौर पर जब 3 कपड़ों से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिले तो सबका ध्यान न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ गया, क्योंकि ये सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर का दौर था।
लोगों का मानना था कि सोवियत यूनियन ने इस पहाड़ पर चुपके से कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है, जिसकी रेडिएशन की वजह से 9 हाइकर्स की जान चली गई है और अब ये हाइपोथर्मिया को वजह ठहराकर केस को रफा दफा करना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस को अपोजिट एंगल से देख रही थी। एक मौके पर एवलांच को भी इस हादसे की वजह ठहराया गया। हो सकता है कि रात के पहले उनको एवलांच महसूस हुआ हो तो सारे टेंट छोड़कर भाग गए, लेकिन एवलांच वाली थ्योरी कुछ हजम ना हो सकी, क्योंकि अगर एवलांच आता तो टेंट जिस बर्फ की पतली लेयर से ढका हुआ था वो बहुत मोटी परत होती। ग्रुप लीडर इगोर डियाटलोव एक एक्सपीरियंस्ड हाइकर और स्कीयर थे। वो किसी ऐसी जगह टेंट लगाते ही नहीं जहां एवलांच का खतरा हो। और इस हादसे के बाद 100 से ज्यादा एक्सपीडिशंस हुए, लेकिन किसी ने भी यहां ऐसी कंडीशन नोटिस नहीं की जिससे एवलांच बन सकता हो। 1-2 रात पहले की फोटो में देखा जाए तो टेंट में से एग्जॉस्ट पाइप निकल रहा है। ये एग्जॉस्ट पाइप और अंदर रखा स्टोव ग्रुप लीडर डियाटलोव ने खुद बनाया था। हादसे वाली रात उन्होंने ये स्टोव इस्तेमाल भी किया था, क्योंकि टेंट के अंदर से पका हुआ खाना भी मिला है। हो सकता है कि जब एग्जॉस्ट पाइप को बंद किया गया हो तो उसमें कुछ जलते हुए कोयले रह जाने की वजह से आग हादसाती तौर पे दोबारा भड़क गई हो। जब टेंट मिला तो उसमें एग्जॉस्ट पाइप नहीं लगा था, यानी अगर आग लगी होगी तो उसका धुआं बाहर निकलने के बजाय अंदर ही जमा हो रहा था, जिससे अंदर मौजूद हाइकर्स का दम घुटना शुरू हो गया। यही एक वजह समझ आ रही है कि उनसे धुआं कंट्रोल नहीं हुआ और वो फौरन टेंट को काटकर बाहर निकल आए। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एविडेंस भी मौजूद है, क्योंकि हाइकर्स के जिस्म और कपड़ों पर जलने के निशान भी पाए जा चुके हैं और कुछ के मुंह से खून भी निकला हुआ था। खांसी के साथ खून के आने की एक वजह बहुत ज्यादा अनफिल्टर्ड धुएं को इनहेल करना है। बाहर निकलने के बाद ये आराम से चलकर अपने लिए शेल्टर तलाश करने लगे। कुछ हाइकर्स बगैर गर्म कपड़ों के टेंट से निकले थे। शेल्टर की एक जगह इनको पहले से ही मालूम थी, इसीलिए वो नीचे जंगल में पेड़ों के पास चले गए। वहाँ उन्हें बोर्न फायर स्टार्ट की, जिसके बुझे हुए कोयले देवदार के पेड़ के साथ इन्वेस्टिगेशन टीम को भी मिले थे। 4 हाइकर्स जिन्होंने ज्यादा कपड़े पहन रखे थे वो जंगल में लकड़ियां तलाश करने के लिए थोड़ा और डीप चले गए। वहाँ चट्टान पर एक छोटा एवलांच ट्रिगर हुआ और वो नीचे पत्थरों में जा गिरे। चट्टान से गिरने की वजह से इनको खतरनाक इंजरीज हुई। सर फट गया, पसलियां टूट गई और चेस्ट में इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। 2 हाइकर्स जिन्होंने कम कपड़े पहन रखे थे वो देवदार के पेड़ के पास ही मौजूद थे। बचे हुए 3 हाइकर्स वापस टेंट की तरफ चढ़ते हुए एग्जॉस्ट होकर वहीं फ्रीज हो गए, जबकि बोर्न फायर के साथ बैठे 2 हाइकर्स भी बुझी हुई आग की वजह से फ्रीज होकर दम तोड़ गए। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की। तो हर चीज थोड़ी बहुत रेडियो एक्टिव होती है, लेकिन ये कपड़े जरूरत से ज्यादा रेडियो एक्टिव थे। ग्रुप का एक मेंबर अलेक्जेंडर कोलिवाटोव पहले एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में जॉब करता था और जॉर्ज ग्रोइव एक टॉप सीक्रेट सोवियत न्यूक्लियर प्रोडक्शन प्लांट में काम करता था। मिलने वाले रेडियो एक्टिव कपड़े इन दोनों हाइकर्स के ही थे, जबकि बाकी सबके कपड़ों से नॉर्मल क्वांटिटी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिले। और वो हाइकर्स जिनकी बॉडी के पार्ट्स मिस थे, हो सकता है जब उनको चोटें लगी और वो अपनी जिंदगी की बाजी लड़ रहे थे तब उन पर जंगली जानवरों ने हमला किया हो। ये थी कुछ थ्योरीज। खैर दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।